बंजर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद में आज भी जमकर कामकाज हुआ है और कई महत्वपूर्ण बिल आज संसद से पास हुए हैं। राज्यसभा से आज नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास हो गया है, जिसके बाद अब मेडिकल शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। हालांकि अभी ये लोकसभा में फिर से जाएगा क्योंकि इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। क्या होगा इस कानून के फायदे, इस मसले पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बताएंगे कि उन्नाव के रेप पीड़िता के केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। बताएंगे आपको कैसे एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत के आगे आज झुकना पड़ा है। दिखाएंगे खबर की किन राज्यों में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। इसके अलावा भी होंगी देश विदेश की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार के लिए राज्यसभा ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 को दी मंजूरी। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और शुल्क संबंधी अनियमितताओं को दूर करने के साथ ही चिकित्सा सेवाओं को बनाया जा सकेगा उच्च स्तरीय। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद ने पॉक्सो कानून में संशोधन को दी मंजूरी। बच्चों से जुड़े जघन्य यौन अपराधों के लिए मिल सकेगी मौत की सजा। संसद ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में संशोधन को मिली हरी झंडी। राज्यसभा में यूएपीए में संशोधन से जुड़े विधेयक पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव के बलात्कार कांड से संबंधित सारे 5 मुकदमे दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर करने का दिया आदेश। बलात्कार से संबंधित मुख्य मुकदमे की सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश। पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए देने का भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने के मामले में झुका पाकिस्तान। भारत के सामने की राजनयिक पहुंच की पेशकश। भारत ने कहा देंगे उचित जवाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर की जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग। राज्यपाल से कहा अफवाहों पर ध्यान न दें, राज्य में हालात हैं सामान्य। गुजरात के वडोदरा में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 लोगों की हुई मौत। 5000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सीएम विजय रूपाणी ने बैठक कर लिया हालात का जायजा। प्रभावित लोगों के राहत और बचाव का दिया निर्देश। बैंकॉक में आसियान भारत मंत्री परिषद बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया हिस्सा। कहा भारत आसियान क्षेत्र को देता है काफी महत्व। सतत विकास, संपर्क और समुद्री सुरक्षा पर जोर। चीन, जापान, ब्रिटेन समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ आपसी संबंधों से जुड़े तमाम मसलों पर की बात। थाईलैंड ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का निराशाजनक प्रदर्शन। महिला वर्ग में साइना नेहवाल तो वहीं पुरुष वर्ग में के श्रीकांत हारकर बाहर। पुरुष युगल में भारतीय टीम अंतिम 8 में, बी साई प्रणीत भी अंतिम 8 में पहुंचे। तो ये थी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और आज के महत्वपूर्ण एक बिल की बात करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज राज्यसभा से नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास हो गया है, जिसके आने के बाद न सिर्फ मेडिकल शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार देखने को मिलेगा। जानकार इस बिल को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करार दे रहे हैं। राज्यसभा ने आज इस बिल को कुछ संशोधन के साथ में पास किया, जिसके बाद इसको फिर से लोकसभा भेजा जाएगा और वहां से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून की शक्ल ले लेगा। चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए राज्यसभा ने एक ऐतिहासिक विधेयक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा से इसे पिछले सप्ताह ही पारित किया जा चुका है, लेकिन राज्यसभा में कुछ सरकारी संशोधनों के मंजूरी के बाद इसे फिर से लोकसभा की मंजूरी लेनी होगी। विधेयक का मकसद चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता को बेहतर बनाना और शुल्क संबंधी अनियमितताओं को दूर करते हुए चिकित्सा सेवाओं को स्तरीय बनाना है। गुरुवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में विधेयक को पेश किया।
विधेयक पेश करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एनएमसी भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की मोदी सरकार की नीति के तहत लाया गया है। इसे चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा। Biggest reform of recent times in the field of medical education, which has been brought with the blessings of our Prime Minister Narendra Modi, and today will always be written in golden letters in the history of medical education of this country. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। इस दिशा में 2014 से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। विधेयक पेश किए जाने से पहले विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने इसे संसदीय समिति के समक्ष भेजे जाने की मांग की। बाद में विधेयक पर चर्चा हुई, जिस पर तमाम सदस्यों ने अपनी राय रखी। Education is the key, and therefore if we start with medical education, the foundation of the entire medical profession will be strong, and therefore I really congratulate him, and I am very sure education will lead us to making India a very healthy, strong nation. My submission would be that the representation of the states in this NMC should be increased from 6 to 10, and the representation of the State Medical Council should be increased from 5 to 9. Clause number 4, section 4, in the composition of the commission, it mandates that 6 members would be appointed on rotational basis from the states and union territories for 2 years. So this would ensure that states like Odisha, which have a strong need for health care, would be deprived to have a place on the board of the commission for 12 years, sir. Instead of this, sir, I request the Honorable Minister to kindly consider having one permanent representative from every state we present there. चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया और सदन को भरोसा दिया कि विधेयक में आईएमए की उठाई गई आशंकाओं का समाधान होगा और चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मैं देश के अंदर सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को, सारे एस्पायरिंग जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनको, और जो डॉक्टरी पेशे के अंदर काम कर रहे हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों को भी, सबको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए देश के किसी भी डॉक्टर को कोई भी किसी किस्म का शक शुबा नहीं होना चाहिए। ये जो बदलाव है ये उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतरीन बदलाव लाने वाला है, जिसको क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली परसीव भी किया जा सकेगा, आने वाले वर्षों में मेजर भी किया जा सकेगा। विधेयक में परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान है। साथ ही मरीजों के इलाज हेतु लाइसेंस हासिल करने के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अंतिम सत्र में एक संयुक्त परीक्षा नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट के प्रावधानों का प्रस्ताव है। ये परीक्षा विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का भी काम करेगी। विधेयक में 4 स्वशासी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है। इसमें स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर अति विशिष्ट आयुर्विज्ञान शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई है। इसमें चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा आयोजित करने का उल्लेख है। दरअसल भारतीय चिकित्सा परिषद में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। इस मामले में सीबीआई जांच भी हुई। ऐसे में इस संस्था के कायाकल्प की जरूरत हुई, इसलिए सरकार ने नया बिल लाया है। कानून बनने के बाद ये इतिहास में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार के रूप में दर्ज होगा। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज़ 9 डेस्क, डीडी न्यूज़। और एनएमसी बिल क्यों है अहम और इससे देश को क्या होगा फायदा, ये जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि कुमार ने। बिल राज्यसभा में आज पारित हुआ, किस तरीके से आप इसे गेम चेंजर कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं? क्रांतिकारी इसलिए, देखो अब मेडिकल एजुकेशन का तो इतना बड़ा रिफॉर्म मैं नहीं समझता कि इतने 63-64 साल के बाद ये रिफॉर्म हुआ है। और बच्चों के एडमिशन की दृष्टि से देखो, एक इम्तहान से, मैं जब 45 साल पहले मेडिकल कॉलेज में घुसा था तो कम से कम आधा दर्जन से 1 दर्जन जगहों पे इम्तहान देने के लिए जाना पड़ा था। आज बच्चा एक इम्तहान देगा, उसकी मेरिट से वो अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो एम्स में भी जा सकता है, वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी बढ़े जा सकता है, वो किसी सरकार के मेडिकल कॉलेज में जा सकता है, कहीं पे भी देश में जा सकता है। ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग का सिस्टम है स्टेट में, नेशनल लेवल पर एक इम्तहान है। इसी तरह से जब वो पास होगा तो एमबीबीएस का इम्तहान देने के समय जब वो इम्तहान देगा तो उससे वो एमबीबीएस डॉक्टर भी बनेगा, उसको एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी उसी एग्ज़ाम से मिल जाएगा जब उसका इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। और जो बच्चे इंटर्नशिप के अंदर
और जो है अपनी सारी जो उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग अस्पताल में लेनी है उसकी बजाय ये पढ़ाई करते थे पीजी एग्ज़ाम के लिए, तो अब वो नहीं करने की ज़रूरत उनको, वो सीधा फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के आधार पर जो पूरा देश भर में होगा उसके आधार पर जो है वो बच्चे जो है वो सीधा पीजी कोर्स में भी एडमिशन ले लेंगे। अब ये लोकसभा में जाएगा, कौन से अमेंडमेंट्स है जिसको लेकर एक बार फिर से अमेंडमेंट्स थोड़े मामूली से अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि जो हाउस के सारे जो सदस्य हैं, काफ़ी सारे सदस्यों का ये था, कुछ स्टेट्स के लोगों का कि भाई अभी एनएमसी में 25 लोगों में 11 लोग जो है वो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो चाहते थे कि इसमें थोड़े ज़्यादा हों, इसलिए हमने जो स्टेट मेडिकल काउंसिल से आने वाले सदस्य हैं 4 उसको और रिप्रेजेंटेशन दे दिया, 4 उसमें और वाइस चांसलर्स जो डिफरेंट स्टेट्स से आएंगे उनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो उसकी संख्या थोड़ा सा बढ़ा दी है। यही एक अमेंडमेंट है, क्योंकि सब लोगों की सेंस थी, सब लोग चाहते थे कि इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए, तो वो हमने कर दिया। ये जो बिल है एक कानून के रूप में जब आ जाएगा तो मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। कैमरामैन योगेश के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो मेडिकल एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़े रिफॉर्म के तौर पे इसको कहा जा रहा है, देखा जा रहा है। आखिर क्या वो बड़ी बातें हैं जिसके चलते ये इस इतने बड़े बदलाव की बात की जा रही है, इसके बारे में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या क्या बड़े प्रावधान किए गए हैं इस बिल के माध्यम से, जो अभी तक की समस्याएं थी, खामियां थी, उसको कैसे दूर किया गया। आपको विस्तार से सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक पॉइंट के माध्यम से आखिर क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है। हम अगर बात करें नेशनल मेडिकल कमीशन के विधेयक के प्रावधान आखिर क्या है उसके बारे में बात करें तो निजी मेडिकल संस्थाओं, डीम्ड विश्वविद्यालयों की 50% सीटों की फीस तय करेगा। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है और ये अपने आप में बताता है कि जब फीस तय होगी तो शिक्षा जो है वो सस्ती होने की बात की जा रही है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा तमाम ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं जिसके माध्यम से ये बात को साफ तौर पर रखा जा रहा है कि ये बहुत बड़े एक बदलाव का वाहक बनेगा। कुछ और तथ्यों के आधार पर भी हम आपको दिखाने की, समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरा बिल है जब संसद की दहलीज से निकल के बाहर आएगा तो बदलाव लेकर आएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन में 25 सदस्य होंगे और इन 25 सदस्यों में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होगा और मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग होंगे और वो आखिर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी का भी, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से किसी का भी हक जो है वो मारा ना जाए, बल्कि हर एक का हक सुरक्षित हो सके। और साथ ही साथ इस पूरे व्यवसाय को और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ काम हो सकता है उस पर भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में। इस अगर हम प्रावधान के लिहाज से बात करें तो कुछ और प्रावधानों को भी हम जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सर्च कमेटी केंद्र सरकार को चेयरपर्सन और पार्ट टाइम सदस्यों के नाम सुझाएगी। एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे कमीशन के लोगों के बारे में तय करेगी कि आखिर, और उसका जो प्रमुख होगा वो कैबिनेट सचिव होंगे, यानी कि सरकार के स्तर पे भी बहुत ऊपर से एक तरीके से पूरी व्यवस्था रहेगी। एनएमसी की निगरानी में 4 स्वायत्त बोर्ड्स का गठन किया जाएगा और ये चारों स्वायत्त जो बोर्ड है अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने काम को अंजाम देंगे। ये बोर्ड अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मूल्यांकन, रेटिंग और नैतिक आचरण को देखेंगे। तमाम अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में ये बोर्ड्स काम करते नजर आएंगे। मरीजों के इलाज हेतु लाइसेंस हासिल करने के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अंतिम सत्र में एक अलग से परीक्षा होगी, यानी कि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो लाइसेंस लेने के लिए एक अलग से परीक्षा देनी होगी। इसे संयुक्त परीक्षा नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट कहा जाएगा। इसका एक नाम भी दिया गया है और इसको पास करने के बाद ही लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। इसी परीक्षा के आधार पर उन्हें प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। जो भी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करेंगे उनको इसके बाद ही लाइसेंस मिल पाएगा। यही परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश का भी आधार होगी। लाइसेंस भी मिलेगा, इसी के आधार पर आपको पीजी के कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। राज्य मेडिकल काउंसिल डॉक्टर के खिलाफ शिकायतों पर फैसला लेंगे। जो राज्यों से संबंधित मसले होंगे, किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उस पर राज्य के बोर्ड फैसला लेंगे। लेकिन डॉक्टरों को भी आगे अब अपनी शिकायत अगर उनको के बारे में अपील करनी है, कोई फैसला अगर उनको समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो उसका भी प्रावधान किया गया है। आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए रखा गया है ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स के माध्यम से एक तरीके से उनकी तकनीक को बेहतर करने की बात की गई है और नीम हकीमों को कड़ा दंड देने का प्रावधान भी इस बिल में किया गया है। झोला छाप डॉक्टर्स को किस प्रकार से रोका जाए लोगों की जान के लिए खतरा बनने के लिए। सरकारी अनुदानों, फीस जैसे मसलों के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग निधि गठित होगा। यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है, किस प्रकार से जमीन पर उतरेगा और इस फैसले के फायदे क्या होंगे हम आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। नए बिल से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और भ्रष्टाचार एक तरीके से जड़ों तक पहुंच गया था, उसको रोकने पर लगाम लगेगी। निजी मेडिकल कॉलेजों के धंधे पर लगेगी लगाम, यानी सीटें बिकती हैं डॉक्टर्स की, ये जो बात कही जाती थी, इस प्रकार की प्रैक्टिसेस रुकेंगी। निजी कॉलेजों की सीटों की 50% सीटों पर एनएमसी फीस तय करेगी। जब फीस तय हो जाएगी तो शिक्षा को एक तरीके से सस्ता बनाया जा सकेगा, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। निजी मेडिकल कॉलेजों में डोनेशन के नाम पर जो कमाई का एक बहुत बड़ा धंधा शुरू हो गया था,
उस पर लगाम लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कोशिश है। निजी मेडिकल कॉलेज में भी दाखिले के लिए पास करनी होगी नीट की परीक्षा पास करके ही आप निजी कॉलेज में भी दाखिला ले पाएंगे, उसके बिना आप नहीं ले पाएंगे। और ब्रिज कोर्स के माध्यम से की एक व्यवस्था की गई है और चिकित्सकीय जानकारी रखने वाले जो लोग हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के अलावा जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, उनको भी बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, उनकी जो एक्सपर्टीज है उसके लिए, तो उससे ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में एक तरीके से फायदा मिलेगा। यानी कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो चीजें हैं वो स्वास्थ्य की वो बेहतर हो पाएंगी और नीम हकीम डॉक्टरों पर लगाम भी लगेगी, सख्त सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। इस प्रकार के तमाम प्रावधानों के साथ में यह बिल सामने आने वाला है। चिकित्सा शिक्षा की चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगा, न सिर्फ वर्तमान की बल्कि भविष्य की भी जो चुनौतियां हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था लेकर आई जा रही है जो देश की इस पूरी व्यवस्था को बहुत बेहतरी से आगे बढ़ाते हुए नजर आएगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में की थी सिफारिश। एक तरीके से इस पूरे बिल का सफर है कि आखिर कितने लंबे समय से यह पूरी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद में आयुर्विज्ञान शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय को नियमित करने और सुधार करने की सिफारिश की गई थी। इस बिल की एक बहुत लंबी पूरी यात्रा रही, तब जाके आज का ये दिन आया। डॉक्टर रंजीत रॉय चौधरी की अध्यक्षता वाले विशेष समूह द्वारा सुझाए गए ढांचे के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सुधार करने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। रंजीत रॉय चौधरी की एक पूरी समिति बनी थी, उसकी सिफारिशें आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में केंद्र सरकार को राय चौधरी समिति की सिफारिशों पर विचार करने और समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया 2009 में। उससे पहले ये कमेटी बनी थी, यानी बहुत एक लंबे समय से ये कोशिश हो रही है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में 29 दिसंबर 2017 को ये एक तरीके से विधेयक पेश किया गया 2017 में। तब जाके यानी कि मौजूदा सरकार से जो पिछली सरकार थी, मोदी सरकार की जो पहली पारी थी, उसमें यह बिल आया था। बाद में विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया, वहां से सभी दलों ने अपनी अपनी बात इसमें रखी, राज्यों की बात भी उसमें शामिल हो पाई। उसके बाद स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 28 मार्च 2018 को लोकसभा में संशोधित विधेयक पेश किया, यानी कि जो सिफारिशें आई थी उनको भी अकोमोडेट किया गया। उसके बाद में संशोधित बिल लाया गया है। इसे विचार एवं पारित किए जाने के लिए नहीं लाया जा सका था उस समय, यानी कि पिछले कार्यकाल के लिहाज से बात की जा रही। उसके बाद में 16वीं लोकसभा के विघटन के बाद यह विधेयक समाप्त हो गया था, लैप्स कर गया था। अब अगली जब लोकसभा का गठन हुआ है उसके बाद में जाकर ये एक बार फिर से संसद की दहलीज पे पहुंचा है। लोकसभा से पहले पास हो गया था, राज्यसभा से आज पास हुआ है, लेकिन आज राज्यसभा से कुछ संशोधन एक तरीके से हुए हैं। उसके बाद में अब ये फिर से लोकसभा जाएगा, वहां से पास होने के बाद में फिर एक तरीके से ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। उसके बाद में जाकर ये कानून की शक्ल लेगा, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव के वाहक के तौर पे खासतौर से चिकित्सा की जो शिक्षा है और सेवाएं हैं उसमें बदलाव के लिहाज से इसको कहा जा रहा है। इस मसले पर हम विस्तार से करेंगे एक बात कि आखिर इस बिल के कानून की शक्ल लेने के बाद में कैसे जमीन पे होगा बदलाव, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। अरे सर मुझे नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो।
एनएमसी बिल पास हुआ है राज्यसभा से आज, वो बेहद महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से एक बदलाव का वाहक बनेगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा, पारदर्शिता को के साथ में आगे बढ़ता नजर आएगा, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इससे जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी, और विशेष यही है कि किस प्रकार से एक बड़े बदलाव लेकर आएगा नेशनल मेडिकल कमीशन बिल। चिकित्सा, शिक्षा और सेवाओं में होंगे बड़े सुधार। बड़े सुधार किस तरीके से जमीन पर उतरेंगे, इस पर बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल जी हैं, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा लव वर्मा जी हैं, पूर्व सचिव हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ही लोग इस क्षेत्र को बहुत करीब से जानते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में बहुत काम किया और आज भी एक तरीके से जुड़ाव आप लोगों का बना हुआ है। डॉक्टर पॉल, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ, क्यों आखिर इसको एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है? क्या बड़ी चीजें, क्या बड़े बदलाव के साथ में ये जमीन पर उतरता नजर आएगा? जैसे कि आपने अपने फीचर में दिखाया और उसके अलावा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जैसे एक्सप्लेन किया, ये एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। इतनी बड़ी चेंज एक ही बिल के अंतर्गत एक ही मोमेंट में जो हो रही है, ये पहले कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है देश की हिस्ट्री में। और इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो हमें अपने देश को स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, और हमने नेशनल गोल्स को और बिल्कुल एक ऐसा देश बनाना जिसमें कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की तरह से। तो सबसे पहले तो यह है कि जो हम गवर्न कर रहे थे मेडिकल एजुकेशन की, उसकी पूर्ण व्यवस्था को, एक अरेंजमेंट को दूसरे अरेंजमेंट से चेंज किया जा रहा है। अभी तक जो व्यवस्था रही थी उसमें हमारे सारी जो व्यवस्था थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते थे, प्रोफेशन रन कर रहा था। लेकिन ज़रूरत महसूस हुई कि इस व्यवस्था को हम उस व्यवस्था पे लेके जाएं जिसमें कि प्रोफेशन की भागीदारी तो रहे, जैसे कि आपने बताया वो अब जैसे जो संशोधन के बाद में जो है वो 9 मेंबर होंगे जो स्टेट मेडिकल काउंसिल से नॉमिनेट होके आएंगे और 33 में से 9 नंबर, तो उनकी भूमिका तो है। और दूसरे जो एक्सपर्ट्स की बात है, जो वाइस चांसलर्स हमारे मेडिकल हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटीज़ के हैं, और जो एक्सपर्ट्स दूसरी धाराओं से आएंगे, रिलेटेड धाराओं से आएंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वहाँ से आएंगे। तो एक ये व्यवस्था बनेगी जिसमें कि एक्सपर्ट्स जिन्होंने ज़िंदगी में मेडिकल एजुकेशन के लिए फुल टाइम काम किया है, वो भी साथ साथ बैठेंगे। डॉक्टर्स जो कि हमारे प्रोफेशन में भागीदारी निभा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं मोस्टली, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से भी मान सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था बदली वो एक बड़ी बात है। और उसमें दूसरी बात ब्रीफली जोड़ना चाहूँगा कि अब अरेंजमेंट ये किया गया है कि उसके अंतर्गत 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स बना दिए गए हैं। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन मतलब MBBS का सिस्टम, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और तीसरा है असेसमेंट और एक्रेडिटेशन का बोर्ड है, जिसका काम है कि देखना कि किस तरह की शिक्षा दी जा रही है किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में। और तीसरा रिलेट्स टू एथिक्स एंड इंडियन मेडिकल रजिस्टर। तो ये जो प्रावधान अलग अलग क्लियर कट किया गया है और उसकी अलग व्यवस्था को क्लैरिफाई करके बिल्कुल कानून के अंतर्गत ही लेके आ गए हैं। और उसमें भी 5 लोग होंगे और एक प्रोफेशन का भी होगा। बिल्कुल तय किया गया है इन बोर्ड्स का कि आपका क्या मैंडेट है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना, वो सारा चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल और सेल्फ कंटेन्ड है, सेल्फ कंटेन्ड है। तो ये तो है कि एक व्यवस्था को नए तरीके से काम करने के लिए, लेकिन जो भूमिगत जो बदलाव आएंगे उसकी आपने लिस्ट बनाई। नीट की बात हुई है, नेक्स्ट की बात हुई है, और एक और चीज़ ऐड करना चाहिए, और ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। हमने इसमें प्रावधान ये किया गया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर होगा वो भी स्पेसिफाइड मेडिसिन को स्पेसिफाइड तरीके से उस लिमिट तक आगे दे सकता है। अब आप सोचिए कि एक मिड लेवल प्रोवाइडर ने ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना है या जिंक की टैबलेट देनी है डायरिया में, उसके लिए डॉक्टर थोड़ी चाहिए। सब जगह में, विदेशों में WHO के एक्सपीरियंस को अगर हम लें, डेवलप्ड नेशंस को लें, तो बहुत सारा काम जो है वो मिड लेवल प्रोवाइडर और हमारे पैराप्रोफेशनल्स कर रहे हैं। तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। हाँ, उसको भी उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। लव वर्मा जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्यों इसको ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पे एक बड़ी चोट के तौर पे होगा? पूरा एक नेक्सस बन गया था, कम से कम उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, आपको पता होगा कि व्यवस्थाएं सही तरीके से काम कर रही हैं। वो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? मैं बहुत स्वागत करता हूँ इस बिल का, जो जल्दी एक्ट बनने की उम्मीद है मुझे क्योंकि जो अभी तक व्यवस्था थी उससे बहुत गंद आती थी। और जैसे कि महेश शर्मा जी ने कहा, इट वाज अ डेन ऑफ करप्शन, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी ये कहा था।
सब मानते हैं इनफैक्ट कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार से लिप्त वो संस्था थी, तो उसको अब एक तरह से बिल्कुल हटा के प्रोफेशनल्स एज वेल एज स्टेक होल्डर्स दोनों को लाया गया है इस तरह से कि केवल इलेक्टेड मेंबर्स के नहीं बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय देंगे। और मैं समझता हूँ एक छोटी बॉडी होगी, वो तो 100 इलेक्टेड मेंबर्स से भी ज़्यादा थे, ये एक छोटी बॉडी होगी और ये ज़्यादा प्रोफेशनल ढंग से काम करेगी, तो ये ज़रूर लगाम लगाएगी वर्किंग ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस पर भी। जी डॉक्टर पॉल, आपने कहा कि एक पैराडाइम शिफ्ट के तरीके से है कि हम एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर जा रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव के साथ में जा रहे हैं। बड़ी चुनौतियां क्या हैं, किस तरीके से जो हम कागजों पर देख रहे हैं उसको व्यवहारिक तरीके से उतार पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं देश में अलग अलग जगह इसको लेकर विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। वो विरोध की आखिर उसके तथ्यात्मक वजह आपको क्या नजर आती है और आखिर उसकी चुनौतियां क्या है, या उसको जमीन पर उतारें? विरोध की तरफ से शुरू करें तो अब मुझे लगता है कि जो आप जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उसके बाद अब विरोध कोई होने का कोई औचित्य नहीं है। जो भागीदारी प्रोफेशन की बढ़ाई गई है कि जो 5 का पार्टिसिपेशन था वो 9 कर दिया गया है और स्टेट का पार्टिसिपेशन उस द्वारा भी बढ़ा और वाइस चांसलर जो नॉमिनेट होके आएंगे उनका भी नंबर बढ़ा दिया गया है मेन बॉडी में। एडवाइजरी में तो फुल रिप्रेजेंटेशन पहले से ही था। तो अब अगर देखें तो अब कौन सी चीज़ पे हमें कोई शंका होनी चाहिए? एक एग्ज़ाम करना, हम हमेशा कहते रहे कि स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होने चाहिए, 1 नेशन 1 स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले 10 एग्ज़ाम देने पड़ते थे, अगर हमने एक बनाया, एक अच्छा एग्ज़ाम बनाया तो ये आगे की बात होती है। यूएस में भी कहीं पे भी आप अपनी एजुकेशन लीजिए, हार्वर्ड में लीजिए या किसी काउंटी मेडिकल कॉलेज में लीजिए, फाइनली आपको एक USMLE एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो एक तरह से जुड़ना, एक तरह से स्टैंडर्ड को लागू करना, ये इस द्वारा एक बहुत बड़ा आपस में ही एक मतलब इसी को हम लेके चलते हैं कि सुधार करो, तो अपने में यही एक मेगा एक रिफॉर्म है। लेकिन जब ये पूरे बिल में देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे सुधार उसमें सम्मिलित हैं। इसी तरह से अगर आप इस चीज़ को देखते हैं कि जो नामी वो जो नीम हकीम जो डॉक्टर है उनके ऊपर जो अंकुश लगेगा उसकी भी बात करें। एट द सेम टाइम जो ट्रेंड लोग हैं उनके हाथ को भी हम इस बिल के द्वारा सशक्त करने की बात कही जा रही है। तो एक बड़ा कदम है। इसी तरह से DNB जो हमारा प्रोग्राम है नेशनल बोर्ड के अंतर्गत, उसको भी क्लियरली रिकग्नाइज किया गया है कि फॉर प्रैक्टिस इट इज़ इक्विवेलेंट। जहाँ पे ट्रेनिंग होगी 500 बेड के बड़े हॉस्पिटल से, इट इज़ इक्विवेलेंट नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिस बट ऑल्सो फॉर टीचिंग पोजीशंस एंड टीचिंग वर्क। बट थोड़ा जो उससे कम होगा उसमें 1 साल की सीनियर रेजिडेंसी करेंगे तो आप टीचर भी बन सकते हो। एक और बड़ा सुधार है इसके अंतर्गत, निहित और चिन्हित पूरी तरह से कर दिया गया है। जी, वो तो दिखाई पड़ रहा है सब चीज़ों में साफ तौर पे लिखा हुआ। वर्मा जी, आपको लगता है कि फीस को रेगुलेट करने को लेकर भी एक बड़े प्रावधान के साथ बढ़ा जा रहा है? आपको लगता है कि जो मेडिकल की पढ़ाई है उसको लेकर दोनों प्रकार की बातें कही जा रही हैं? एक लोग ये कह रहे हैं साहब ये महंगी हो जाएगी, तर्क ये भी दिया जा रहा है ये सस्ती हो जाएगी, बेहतर होगा देश के भविष्य के लिए। आप किस तरह से देखते हैं और किस तर्क के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि 50% तक ही ये रेगुलेट होगी, तो एक तरह से निजी कॉलेजों की जो सीट्स हैं उसकी 50%। जी हाँ, तो एक क्रॉस सब्सिडी टाइप हो जाएगा कि जो 50% उनके पास बचते हैं उसमें वो हाई फीस ले सकते हैं और 50% के ऊपर जो काउंसिल कहेगा, जो कमीशन कहेगा, उसी हिसाब से उनको लेना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि प्राइवेट कॉलेज खड़ा करना भी आसान नहीं है, उसमें बहुत हैवी एक इन्वेस्टमेंट होती है। जी, तो थोड़ा उनको रिटर्न तो मिलना ज़रूरी है, नहीं तो चल नहीं पाएगा। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रावधान है कि 50% को रेगुलेट आप कीजिए, और इससे मेरे हिसाब से तो अगर ज़्यादा कम नहीं होगी तो एटलीस्ट रीजनेबल फीस हो जाएगी। जी, डॉक्टर पॉल, किस तरह से आप इस फीस वाले मसले को देखते हैं? क्योंकि जो पूर्व की व्यवस्था थी शायद उसका ही एक सबसे बड़ा खामियाजा था। ये कहा जाता है कि साहब डॉक्टर्स की सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बिकती है, ये प्रकार के जो टर्म्स थे वो भी इस्तेमाल किए जाते थे। उन सब व्यवस्थाओं पे कैसे रोक लगे? लव वर्मा सर ने बिल्कुल क्लैरिटी से इस चीज़ को प्रस्तुत किया है। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि आज
आज सेंटर का कोई कानून नहीं है, इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो आज गवर्न कर रहा था एमसीआई को, जिसमें कि फीस को हम रेगुलेट कर सकें इन अ सिस्टमैटिक वे। हो ये रहा था कि प्राइवेट सीटों के लिए हर स्टेट में एक फी फिक्सेशन कमेटी बनाई जाती थी और वो फिक्स करते थे, लेकिन अब इसको होलिस्टिक देखने की एक प्रावधान कर दिया गया है। और अगर हम ये जो बात करते हैं कि 50%, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि 50% सीटें तो सरकारी सीटें हैं आज के दिन में, 80,000 सीटें लगभग हैं, उसमें से 40,000 के करीब जो हैं वो गवर्नमेंट की सीटें, वो तो ऑलरेडी रेगुलेटेड है, उसमें मिनिमल फीस होती है। उसके बाद जो रह गई वो प्राइवेट हैं, और हमारी तो ये भी उम्मीद होगी और कोशिश पूरी होगी सरकार की कि गवर्नमेंट की सीटें और बढ़े और उस स्पीड से बढ़े जिससे कि प्राइवेट नहीं बढ़ रही, उनसे भी हम आगे लेके जाएं। तो जो बच गई प्राइवेट आज के दिन में वो 50% है, उनमें से 50% के ऊपर फीस रेगुलेट हो जाएगी। अब क्या बचा, सिर्फ 75% में आपकी फीस रेगुलेट होगी सरकारी सीटों के ऊपर और आधी जो प्राइवेट सेक्टर की सीटें हैं। सिर्फ 25% वो सीट्स रह गई हैं जिसके ऊपर की अब प्राइवेट कॉलेज जो है उसका एक हक बनता है। लेकिन उसके अंतर्गत भी स्टेट गवर्नमेंट एक अच्छी उनके पास प्रोविजन है, इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट स्टेट देता है प्राइवेट कॉलेज के लिए भी, और एक सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी। और क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है, उनका हक है कि जब ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वहाँ इस्टेब्लिश हो तो MOU किया जाए और उसमें कहा जाए कि आप इतनी सीटें जो हैं वो इस तरह से फीस रेगुलेट करें। और ये व्यवस्था आज भी हो रही है और बहुत सारी स्टेटें जो हैं वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए ये कि 75% को ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर दिया और 25% जो रह गया उसमें भी ये स्टेट लेवल पे आगे स्कोप है उसको रेगुलेट करने का। लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए भी रखी जानी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, अगर हम मानते हैं कि उनकी भागीदारी हो हायर एजुकेशन में इंक्लूडिंग मेडिकल एजुकेशन, तो कुछ ऐसी प्रावधान होना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट भी कर सके, करने के लिए गुंजाइश बनी रह सके। मेडिकल एजुकेशन इज आल्सो एज अ पब्लिक गुड, इट इज इन द सर्विस ऑफ पीपल। जी लव वर्मा जी, आपको लगता है कि दो महत्वपूर्ण सवाल हैं, आपसे जवाब चाहूंगा। एक तो स्टेट्स का रोल, क्योंकि एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, उसके माध्यम से किस प्रकार से एक पूरा एक रोल डिफाइन होगा और कैसे जो हित हैं स्टेट्स के वो निहित रह सके, एक मसला। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे बिल के लागू हो जाने के बाद में जो क्वालिटी एजुकेशन है और क्वालिटी स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसमें एक बहुत बड़ा बूस्टअप देखने को मिलेगा। किस तरीके के प्रावधानों के आधार पर ये बात कही जा रही है? आपने दो बातें जो कही जी, तो पहली बात जो है वो एक बार जरा फिर से बताएं। स्टेट के रोल को लेकर। जी, स्टेट का रोल जो है वो एक तो एडवाइजरी काउंसिल है ही जो उसमें स्टेट्स का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। और आज जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हाउस का भी ये था कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ाए जाएं, तो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी 5 से शायद 9 किया गया है। हाँ जी, 5 से 9 5 से बढ़ा के 9 किया गया है। तो इस हिसाब से स्टेट्स की वॉइसेस को सशक्त किया गया है। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो ये जो मैं समझता हूँ क्योंकि इसका पूरा स्वरूप बदल जाएगा कमीशन का, और ये बात कही गई है कि जो हम लोग के पुराने नॉर्म्स हैं वो आउटडेटेड हैं कि कितने आप कितने स्टूडेंट्स रखेंगे पर टीचर, ये सब इस सब को लेके जो है हमारा ये क्षेत्र जो है ये बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये क्वालिटी नॉर्म्स जो हैं ये एक तरह से फिर से रिवाइज करने की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम रहेगा नेशनल मेडिकल काउंसिल का और कमीशन का, और वो इसको प्रायोरिटी पे ले सके। जी डॉक्टर पॉल, एक फाइनल कमेंट आपसे। इसको कहा जा रहा है कि साहब ना सिर्फ वर्तमान की चुनौतियां बल्कि भविष्य की जो दिक्कतें हो सकती हैं उसको लेकर भी एक विजनरी सोच के साथ आगे बढ़ा गया। किस तरीके के फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स के साथ हम इसके साथ बढ़ते नजर आएंगे? इसको लागू करेंगे और हमने जो इसकी व्यवस्था बनाई है 9 महीने का टाइम रखा है, लेकिन कोशिश सबकी यही होगी कि इसको जल्द से जल्द लागू करके और सशक्त तरीके से लागू करके इसको क्रिएट किया जाए और इसके जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बननी है वो बनाई जाए, रूल्स, और इसको आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले तो यह है कि इसको एक सिस्टम जो है, एक सिस्टम से हट के नए पे जब गए हैं तो एक पक्का सिस्टम बने, उसमें ठीक लोग कमीशन में जो नॉमिनेट होने हैं, जो सिलेक्शंस होनी जिसकी बात का आपने रेफर किया, वो सब ठीक तरह से आए, क्योंकि जो शुरू की टीम होती है वो एक पेस सेटर
टीम होती है, वो रोल मॉडल टीम होती है। तो एक बहुत, मैं चुनौती भी कहूँगा और मैं कहूँगा कि एक सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, हमें इसे व्यवस्था वहाँ पे विकसित करनी है जल्द से जल्द, रोबस्ट व्यवस्था जो कि एक रोल मॉडल बने और नए भविष्य की तरफ और नए भारत के लिए जो एक चेंज लाई जा रही है इस सेक्टर में, उसकी एक बहुत अच्छी और गौरवपूर्ण शुरुआत करें। बिल्कुल, और उसकी शायद नींव पड़ती नजर आ रही है तब जबकि संसद की दहलीज को पास करता हुआ ये बिल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे कई अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार, उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान, जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। आपका लेटर। प्रेम नमस्ते, हम हैं बेस्ट, जो आपके बच्चे को कर देते हैं बेस्ट। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने, जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और इस छोटे से ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। संसद का मौजूदा सत्र कामकाज के लिहाज से बेहद सार्थक साबित हो रहा है। आज भी संसद के दोनों ही सदनों में कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं। इन विधेयकों में बाल यौन अपराध संरक्षण शामिल है तो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक भी पारित हो गया है। इसके अलावा भी क्या हुआ आज के संसद की विधायी कार्रवाई में, देखिए रिपोर्ट। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक फैसला करते हुए संसद ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 यानी पॉक्सो कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा से पहले ही पास हो चुके इस विधेयक को लोकसभा ने भी मंजूर कर लिया है। इसमें बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के लिए मृत्यु दंड सहित सख्त दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। The POCSO bill extends its cover to children irrespective of their gender, and the perpetrator of the crime, sir, is also recognized irrespective of gender. Today, there are more opportunities for sexual predators to victimize our children. And to address this very challenge, sir, our government seeks to bring about a definition of child pornography. समयबद्ध तरीके से ऋण से जुड़े मुद्दों का निपटारा करने और शेयर धारकों के हितों के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान करने के मकसद से लाए गए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक को भी संसद ने मंजूरी दे दी। ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य समयबद्ध तरीके से ऋण से जुड़े मुद्दों का निपटारा करना एवं समाधान निकालना है। Total of 6,079 cases, large and small, have all been disposed of even at the point in time of admission, entry. And this data is up to end of February, 28 February 2019. And what is the amount which has been used for dispersal in all these cases? 2,84,000 crores have been retrieved for dispersal, and therefore you can see what kind of a behavioral change is happening in terms of resolution. आतंकवादियों पर कड़े प्रहार के लिए राज्यसभा में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक यानी UAPA संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। कानून में संशोधन के जरिए किसी आतंकवाद को पोषित करने में लगे किसी व्यक्ति यानी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा।
कागज की बचत करने और प्रिंटिंग पर होने वाले करोड़ों रुपए के खर्च को बचाने के मकसद से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बार फिर सदन में ज्यादा से ज्यादा प्रक्रियाओं को पेपरलेस बनाने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने सांसदों से अपील भी की कि वो डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के मकसद से संसद की कैंटीन सहित अन्य स्थानों पर उपलब्ध कैशलेस सुविधाओं का उपयोग करें। जो माननीय सदस्य पूर्णतः डिजिटल उपयोग करना चाहते हैं और जो अभी डिजिटल उपयोग नहीं करना चाहते, एक ऑप्शन फॉर्म में सभी माननीय सदस्यों को दूंगा और मुझे आशा है कि हम सब प्रयास करेंगे कि अधिकतर डिजिटल ऑप्शन को अपडेट करें ताकि हम एक बेहतरीन तरीके का काम और पूरे विश्व के अंदर भारत की संसद पेपरलेस संसद बन सके, ऐसा हम सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। संसद के मौजूदा सत्र में जमकर काम हो रहा है। करीब 1.5 दर्जन कानून इस सत्र में संसद पास कर चुका है, तो 3 तलाक को रोकने वाले कानून सहित कई अन्य कानून लागू भी हो चुके हैं। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। उन्नाव के बलात्कार की पीड़िता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद सख्त रुख अपनाया है और मामले की जांच 45 दिन में करने का आदेश दिया है। तो यूपी सरकार को पीड़िता को तुरंत 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी रोज के रोज सुनवाई होगी। इस बीच पीड़िता और उसके वकील की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाए जाने पर विचार हो रहा है। उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ कथित सड़क दुर्घटना के षड्यंत्र की जांच जहां एक और सीबीआई ने शुरू कर दी है, वहीं गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने भी उन्नाव कांड के सिलसिले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता से जुड़े सभी 5 मामलों को उत्तर प्रदेश की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने को कहा। साथ ही मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन के हिसाब से करने और 45 दिन में पूरी करने को कहा। अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार के साथ हुए सड़क हादसे की जांच सीबीआई से 7 दिन में पूरी करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि एजेंसी अपरिहार्य परिस्थिति में ही समय सीमा को बढ़ाने की मांग कर सकती है। वहीं एक और महत्वपूर्ण निर्देश में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बलात्कार पीड़िता को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा तुरंत देने को कहा। The court also directed us to take the consent of the victim's family. If for better facilities, if they want them to be shifted to Delhi, we will pass a directive only after taking instruction from the family members as well as finding out their health condition. So far as shifting of Chacha of the victim is concerned, Mahesh Singh, we made a request to the court to shift him from Raebareli jail to Tihari jail in Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डायरेक्शन दिया है, इसको जब तक केस खत्म नहीं होता, जब तक केस चलता है, वो प्रोटेक्शन देने के लिए कह दिया। महत्वपूर्ण निर्देश देने से पहले उच्चतम न्यायालय ने एक वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी से केस की प्रगति रिपोर्ट मांगी, जिस पर अधिकारियों के लखनऊ में होने का हवाला देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने शुक्रवार तक का समय मांगा। हालांकि कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए सीबीआई के संयुक्त निदेशक संपत मीणा ने कोर्ट पहुंचकर केस की प्रगति रिपोर्ट अदालत को सौंपी। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में एफआईआर की जानकारी दी और बताया कि चार्जशीट अभी तैयार हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पीड़िता के पिता, जिनको आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल भेजा गया था, साथ ही कैदी द्वारा पीटने से उनकी पहले ही मौत हो चुकी है। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1 महीने का समय जांच के लिए मांगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने 7 दिन में जांच पूरी करने को कहा। इस सबके बीच यूपी के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पीड़िता के साथ हुई सड़क दुर्घटना में सुरक्षा की खामी पर जांच हो रही है। 3 सुरक्षा अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। सुरक्षा की जो कोताही हुई है उसकी व्यापक जांच की जा रही है, लेकिन उसकी प्रत्याशा में हमने वो 3 सुरक्षाकर्मी जो पीड़िता के साथ लगाए गए थे, उनको हमने निलंबित कर दिया है। वहीं सीबीआई के दल ने केजीएमयू हॉस्पिटल का दौरा कर दुर्घटना में घायल पीड़िता और उसके वकील के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अस्पताल के मीडिया अधिकारी ने बताया कि दोनों के वेंटिलेटर को कुछ समय के लिए सफलतापूर्वक हटाया गया। 2-3 घंटे के लिए वेंटिलेटर से हटा जाकर के देखा जा रहा है, उनको वेंटिलेटर से हटाने का ट्रायल दिया जा रहा है और जो भी ट्रायल अभी तक उनको दिया गया है, कल से 3-4 बार उनको वेंटिलेटर से हटाने का ट्रायल दिया गया है और 3-4 बार वो सक्सेसफुल रहा है। लोहिया हॉस्पिटल और पीजीआई, संजय गांधी पीजीआई, दोनों के विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी उनको दिखाया गया है और उनकी राय भी यही है कि जिस प्रकार से जो इलाज चल रहा है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी केजीएमयू का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पीड़िता के साथ खड़ी है। पूरी मदद के लिए तैयार है योगी सरकार, और जो भी
इलाज जो दी बेस्ट इलाज होगा वो इलाज यहाँ होगा, और जो भी उसके लिए फायदेमंद होगा वो सारे काम योगी सरकार करेगी। इस मामले में शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत डॉक्टरों से सलाह मशवरे के बाद इस बात पर फैसला करेगी कि क्या केजीएमयू में भर्ती घायल पीड़िता और उसके वकील को भी दिल्ली के अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। विकास सारथी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को मिली हार के बाद उसने अब भारत की बात मान ली है और कुलभूषण जाधव को भारतीय काउंसलर के एक्सेस की मांग को स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी इसके तौर तरीकों पर बात होना बाकी है, लेकिन कम से कम एक बार फिर से यह साबित हुआ है कि पाकिस्तान को भारत की बात माननी पड़ी है। पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे के फैसले के बाद पाकिस्तान आखिरकार झुक गया है। पाकिस्तान ने जाधव को राजनयिक पहुंच देने की भारत की मांग को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत को इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि अभी इसके तौर तरीकों पर कोई चर्चा नहीं की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वो कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान को इसका जवाब देंगे। We have received a proposal from Pakistan. We are at this point of time evaluating the proposal in the light of the judgment of the International Court of Justice. We will maintain communication with Pakistan in this matter through diplomatic channels. गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने पाक से कई बार राजनयिक पहुंच की मांग की, लेकिन पाक ने इसे स्वीकार नहीं किया था। मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आईसीजे में कुलभूषण जाधव मामले में भारत की बड़ी जीत हुई। अदालत ने पाकिस्तान से कहा कि वो भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करे। इसके साथ ही आईसीजे ने जाधव तक राजनयिक पहुंच दिए जाने की भारत की मांग के पक्ष में फैसला सुनाया। अब आईसीजे के 17 जुलाई के आदेश के 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। अभिषेक झा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव की सुगबुगाहट के बीच में राज्य में सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। एक और राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं राज्य चुनाव आयोग की ओर से भी मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नियंत्रण रेखा पर लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन का मकसद आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश है, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी से पाक के मंसूबे लगातार विफल होते जा रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ हर दिन गोलाबारी होती है। लोगों को यहाँ बहुत सारी समस्याओं का सामना रहता है। किसानों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें खेती बाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है। सरकार ने कुछ बंकर दिए हैं, लेकिन अभी और अधिक बंकरों की जरूरत है। फायर वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा आ रहा, तो वहाँ जितने भी लोग बाहर थे कुछ अपने अपने घरों में घुस गए, तो लेकिन हम घर से दूर थे, तो वहाँ पे हमें घुसने का कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए हमें भी थोड़ा चोट आ गया। तो जिन सियासी हलचलों की हम बात कर रहे थे, उसके तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और तरीके से कहा था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी पत्रकारों से आज बातचीत की और कहा कि राज्य में माहौल पूरी तरीके से ठीक है, विकास की योजनाएं लगातार चलाई जा रही हैं और कोशिश ये है कि जो विकास का जो दायरा है वो राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके, ये लगातार कोशिश की जा रही है। इस बीच में जो जम्मू कश्मीर का राज्य निर्वाचन आयोग है वो राज्य की मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो अपने आप में जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि इसके बारे में कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सुगबुगाहट राजनीतिक तौर पर भी तेज हो गई है। अगली खबर की बात करते हैं। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बिहार और असम के बाद अब देश के कुछ और राज्यों में भी बारिश ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गुजरात के बड़ोदरा में भी बाढ़ से बुरा हाल है। यहाँ पर आज 2 लोगों की मौत की खबर है। क्या है बारिश से प्रभावित इन राज्यों का हाल, देखिए रिपोर्ट। असम, बिहार और गुजरात के कई शहरों में लोग भारी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं।
जलभराव और घरों के पानी में डूबने के कारण बिहार और असम में कई लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। गुजरात के भी कुछ हिस्सों में लोगों को भारी बारिश और पानी भरने से परेशानी हो रही है। बिहार में अभी हालात काफी खराब हैं। केंद्रीय और राज्य राहत बचाव दल पूरी तरह सक्रिय हैं। दरभंगा के एक गांव के ये दृश्य देखिए। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में काफी परेशानी हो रही है। बीच में घर है, मुंह पर भी पानी है, बगल भी पानी है, बगल मजबूरन नाव या हेल के कहीं जाना पड़ता है। किसी घर पर नाव उठा के लाना पड़ता है। गांव में तीन नाव है। किसी घर पर मतलब जहाँ रहता है वहाँ से लाना पड़ता नाव। इसे हम लोग को मजबूरी रहने का घर नहीं है, टूटा हुआ घर में बैठे हुए हैं। पानी के वजह से काम धंधा रोजगार सब रुका हुआ है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उद्यान में अब पानी घट रहा है। वन विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ जानवरों पर नजर रख रहा है। असम सरकार का कहना है कि पहले से अब पानी कम हुआ है। राहत और बचाव दल पूरी तरह राहत में जुटे हैं। हम लोग इस बार कोशिश किया कि दोनों तरफ, जहाँ से काजीरंगा का बगल से आप लोग का जानकारी है, ये जो हमारा नेशनल हाईवे जाती है, तो दोनों तरफ हम लोग वो टाइम कार्ड दिया। इसमें हमारा डिपार्टमेंट का आदमी, पुलिस का आदमी, ट्रैफिक का आदमी भी था साथ में। तो इसमें थोड़ा वो ट्रैफिक कलीशन कमती हो गया। हाईलैंड में बहुत जानवर जाके अपना जान बचा लिया। गुजरात में बारिश के कारण जहां अहमदाबाद में जल भराव की समस्या सामने आई, वहीं बड़ोदरा में बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। बड़ोदरा में घरों में पानी घुस गया। लोगों को जरूरी सामान की काफी किल्लत हो रही है। एनडीआरएफ के बचाव दल यहां लोगों को राहत पहुंचाते नजर आए। राज्य में बाढ़ राहत पर नजर रखने के लिए गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बड़ोदरा में हर संभव मदद पहुंचाने को कहा। देश के दूसरे हिस्सों में भी बाढ़ की समस्या सामने आ रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आम जनजीवन प्रभावित दिखा, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा और जगदलपुर में बाढ़ का पानी गांवों में घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई और शहरों में भी बारिश का पानी मुसीबत बन गया है। लुधियाना में तेज बारिश के कारण सड़कें पानी से भर गईं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। बाजारों में भी पानी भर गया। वहीं सड़कों पर पानी भरने से जाम भी लगा रहा। श्रीनगर में हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के तमाम निचले इलाके पानी से भर गए। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर एमआरपी के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। एमआरपी को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप एमआरपी से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, एमआरपी जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊं? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और बात कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के चलते राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। किस प्रकार की गतिविधियां हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में जारी सियासी गहमागहमी के बीच राज्य के हालात पर चर्चा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फारूक अब्दुल्ला कर रहे थे और उनके साथ उनके बेटे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी थे। प्रतिनिधिमंडल ने पीएम को राज्य के ताज़ा हालात की जानकारी दी और कहा कि रियासत में कोई ऐसे कदम न उठाए जाए जिससे वहाँ की स्थिति खराब हो। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की मांग की। हम ये चाहते हैं कि इस साल के खत्म होने से पहले नए सिरे से इलेक्शन हो, लोगों को अपना फैसला करने का मौका दिया जाए। जो भी लोगों का फैसला होगा वो हमारे सिर आंखों पे। तो इतनी ही बात वजीर आजम साहब से हमारी आज हुई। इस बीच राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक विकास कार्यों पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील की और कहा कि राज्य में हालात नियंत्रण में हैं।
एवरीथिंग इज नॉर्मल, अफवाहों पे कोई ध्यान न दें, सब कुछ ठीक है। हम कोशिश करेंगे गुर्बत दूर करने के, रोजगार देने के और तरक्की करने के जितने काम हो सकते हैं अपनी तरफ से हम करने की कोशिश करें। राज्य में सियासी गतिविधियां भी तेज हैं। राज्य के दौरे पर पहुंचे बीजेपी महासचिव राम माधव ने अलगाववादियों के साथ ही सूबे के बड़े सियासी परिवारों पर भी मौजूदा हालात के लिए हमला बोला है। ऐसे आतंक को, सेपरेटिज्म को खुलकर समर्थन देने वाले, खुद अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना, यहाँ के मासूम बच्चों को आतंक के शिकार बनाना, आतंक में ढकेल कर उनको फिर उनके जीवन को खत्म कर देना, ऐसी जो राजनीति यहाँ के तमाम नेता करते हैं, उन नेताओं को ठीक करने के काम सरकार ने लिया है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी ने राज्य के नेताओं की एक अहम बैठक की थी। बैठक के बाद बुधवार को पार्टी उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। गौरतलब है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन है और फिलहाल विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग राज्य में सुरक्षा हालात की समीक्षा करेगा और उसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार 2 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 22 जिला चुनाव अधिकारियों और अन्य चुनाव कर्मियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी, जिससे निवासी मतदाता सूची में उनके नामों की जांच कर सकेंगे, नए पंजीकरण करा सकेंगे, मतदाता विवरण में बदलाव और वोटर आईडी कार्डों में सुधार कर सकेंगे। दिल्ली से सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में आसियान भारत मंत्री परिषद बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आसियान क्षेत्र को काफी महत्व देता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत एक मजबूत, एकीकृत और संपन्न आसियान चाहता है, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरते हुए आयामों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। We want to see a strong, unified and prosperous ASEAN playing a central role in the emerging dynamic of the Indo-Pacific as it contributes to India's prosperity and security as well. गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति और गांधीवादी संगठनों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी जी की शांति सेना को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। इसी क्रम में शांति सेना की स्थापना दिवस 23 अगस्त को दिन को शांति सेना दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 23 अगस्त है, उसका एनिवर्सरी है। उस दिन शांति सेना दिवस मनाया जाएगा। मंजेश्वर वेयर उसका स्थापना की, ये 2 दिन का एक नेशनल बैठक शांति सेना के ऊपर करेंगे। 7 जगह में शांति सेना ट्रेनिंग करने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ शांति सेना हम करेंगे, शुरुआत करेंगे। एक है इम्फाल, श्रीनगर में होगा। तीसरा है दिल्ली, अहमदाबाद, मदुरई, मंजेश्वर और 2-3 जगह में होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज द डायनेमिक्स ऑफ इंडियन एजुकेशन पुस्तक का विमोचन किया है। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने पर जोर दिया है। हमारा इतिहास की संपन्नता और सांस्कृतिक समृद्धि को कक्षाओं में पूरी ओज से और आस्था के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमारे युवा विद्यार्थी भारत की ज्ञान परंपरा से परिचित हों, उसे और विकसित करें, साथ ही उनके पास वह दूरदृष्टि और विवेक भी हो कि वे विभिन्न क्षेत्रों में विश्व भर में अपनी अमिट छाप छोड़ सके। हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाएं जिसमें उत्कृष्टता, मानवीयता तथा जीवन के प्रति एक संपूर्ण उदार नजरिया में ये गुण अनिवार्य अपरिहार्य रूप से निहित हो, ये जरूरी है। वहीं इस मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने कहा है कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के कौशल विकास में सहायक होगी। We have had earlier education policies like the Kothari Commission, and Dr. Rajput has dealt with that in his book. That was in 1965, but nothing came out of it. In fact, Dr. Kothari has spoke a lot in his commission report about vocationalization of education,
but nothing came out of it. If we had done that at that time, we would have a different kind of education system. So the absence of skills is a very major issue in the country, and Dr. Rajput has dealt a lot on that subject. इस खबर के साथ न्यूज नाइट के हिंदी के सफर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।